नमस्कार, मैं राजेश कपूर कैपिटल वन स्टूडियोज में आपका स्वागत करता हूं। जिंदगी दिल्ली में हम लोग बहुत से सामाजिक विषयों को उठाते आए हैं। आज भी एक ऐसे ही सामाजिक विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अच्छे समाज का निर्माण करती है अच्छी शिक्षा, और समाज के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है चिकित्सालय। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बल्कि आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कितने लोग हैं इस समाज के अंदर जो शिक्षा और चिकित्सा इन दोनों विषयों के ऊपर एक बहुत ही गहरी सोच रखते हैं। सिर्फ सोच काफी नहीं है दोस्तों, उसके ऊपर काम करना भी उतना ही आवश्यक है। कितने लोग आपके सामने हैं जिनका हम नाम ले सकते हैं जो इस विषय के ऊपर, इस एरिया के अंदर काम करते आपको दिख रहे हैं? बहुत कम। लेकिन जितने भी हैं उनमें सर्वोपरि हैं सुशील गुप्ता जी। जी हाँ, अग्रसेन हॉस्पिटल के निर्विरोध प्रेसिडेंट के रूप में आज जो नाम उभर के आया है वो है सुशील गुप्ता जी का। दोस्तों, हमने उनसे आज एक इंटरव्यू किया। उसके अंदर हमने उनसे पूछा कि कैसे वो आगे के रास्ते को बना रहे हैं, किस तरीके से इस देश का भविष्य वो देख पा रहे हैं, और उसके अंदर उनके किस तरह के योगदान हम देख सकेंगे। आइए आपको मिलाते हैं सुशील गुप्ता जी से। कैपिटल वन चैनल की ओर से सुशील जी, आपको दोबारा प्रधान होने पर बहुत बहुत बधाई। हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आपको कैसे आपकी फाउंडर जो कमेटी है उसने दोबारा उसके लिए आपको मोटिवेट किया। देखिए, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट मानवता की सेवा के अंदर लगभग पिछले 4 दशकों से लगा हुआ है, और पिछले 3 दशक से हमने यहाँ पे हॉस्पिटल पंजाब बाग में खोला, जिसके अंदर सरकारें आज 10% की बाध्यता कर रही है ईडब्ल्यूएस के तहत इलाज के लिए। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल शुरू से लगभग 25% चैरिटी के अंदर लगाता है। जितना भी इसका ईयरली बजट है उसका 25% चैरिटी में जाता है। हमने एक बड़ा लक्ष्य इस टर्म के अंदर निर्धारित किया कि हम इस ट्रस्ट के तहत एक मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाए, जिसमें मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कॉलेज एंड एक नर्सिंग कॉलेज उसके अंदर खुले, ताकि क्षेत्र के अंदर चिकित्सा सेवाओं के साथ साथ उससे संबंधित जो एजुकेशन है उसको ये ट्रस्ट दे सके। इस बात का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने तय किया कि हम एक पंचायत बनाएं। पहले कंट्रोल बोर्ड में हमने सर्वसम्मति से उस पंचायत का गठन किया, फिर कार्यकारिणी के अंदर उसको अप्रूव कराया, और फिर एजीएम में सर्वसम्मति से उस पंचायत को अप्रूव कराया। उस पंचायत में कोई पिक एंड चूज का सिस्टम नहीं था। उस पंचायत में हमने अब तक के सभी पूर्व अध्यक्ष, अभी तक के सभी पूर्व मुख्य संरक्षक एंड अभी तक के सभी पूर्व मुख्य सलाहकार, इन 3 कैटेगरी के लोगों को बनाया, जिसमें 7 वरिष्ठ लोग उस कैटेगरी में आते थे जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। उन लोगों को बैठ के हमने कहा कि इन्होंने इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाने के लिए, इस हॉस्पिटल को आगे बढ़ाने के लिए आज तक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया है, चाहे वो समय के रूप में हो, चाहे वो पैसे के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप के अंदर हो। इनका एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हमें मिला। वो पंचायत का गठन हुआ। उस पंचायत को कार्य दिया गया एजीएम के द्वारा कि आप इस ट्रस्ट के अंदर सर्वसम्मति बनाने का प्रयत्न करें, ताकि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है चुनाव की उसको भी हम निभाएं और सर्वसम्मति भी बने, ताकि ये जो लगभग 1700 ट्रस्टी हैं ग्रुपों में विभाजित ना हो, इन सब की ताकत मिलकर इकट्ठी लगे और उस मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण हो, महाराजा अग्रसेन मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण हो। क्योंकि 500 करोड़ रुपए में से अभी तक हमारे पास 125 करोड़ रुपए का आश्वासन हुआ था। जैसे ही चुनाव का प्रक्रिया चली तो हम 145 करोड़ रुपए के आश्वासन को हम क्रॉस कर गए, परंतु फिर भी 355 करोड़ रुपए का एक बड़ा लक्ष्य होता है इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, और उसमें समाज के सभी वर्गों का कंट्रीब्यूशन जरूरी था। पंचायत का गठन हुआ, पंचायत ने प्रयत्न किया,
पंचायत ने भाई भतीजेवाद से दूर हटके, मित्र संबंधियों से दूर हटके योग्य व्यक्तियों को दायित्व देने की सौंपी और उन योग्य व्यक्तियों की एक टीम का गठन किया। 35 सीटें इसके अंदर चुनाव होती है, त्रिवार्षिक जो चुनाव होता है इसमें 35 सीटें होती हैं। 35 सीटों में सिर्फ 3 व्यक्ति अभी विरोध में खड़े रह गए। मुझे उम्मीद है कि चुनाव की तारीख 27 मार्च आने से पहले ये तीनों व्यक्ति भी पंचायत के निर्णय का सम्मान करेंगे और ये भी अपना विड्रॉल सौंप देंगे। पिछले 2-3 सालों में जो आपका कार्यकाल रहा उसमें कौन से ऐसे कार्य थे जो पिछले काफ़ी समय से नहीं हो पाए थे और आपने कुछ ऐसा जो नया किया जिससे पंचों ने ऐसा डिसीजन लिया, और आगे के कार्यकाल में आप क्या इसके अंदर कुछ ऐसा नया करना चाहते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप दे पाए? देखो, पिछले कार्यकाल की अगर मैं बात करता हूं तो हमने चैरिटी यहाँ पे 1.5 गुना कर दी। लगभग हम 65 करोड़ रुपए की इस सत्र के अंदर हमने चैरिटी की, जो पहले लगभग 40 करोड़ रुपए की चैरिटी यहाँ पे होती थी। तो मानवता की सेवा के लिए हमने उसमें और प्रयत्न किया। हमने क्वालिटी ट्रीटमेंट देने का भरसक प्रयत्न किया। हमने क्वालिटी सेल बनाया। 10 इंटेंसिविस्ट इस हॉस्पिटल के अंदर अपॉइंट किए ताकि आपात स्थिति को निपटने के लिए वो तुरंत डॉक्टर हाजिर हैं। हमने इस हॉस्पिटल का NABH लिया। जब हम क्वालिटी ट्रीटमेंट में गए तो मृत्यु दर जो लगभग 100 पे 4 व्यक्ति की कहीं ना कहीं डेथ होती थी, वो हम 100 पे करीब 3 के लिए आए। तो वो एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मानव जो जाति है, अगर उसका हम सेवा के साथ, दृढ़ता के साथ, अच्छे विश्वास के साथ, क्वालिटी ट्रीटमेंट के साथ उनको कहीं बचा पाते हैं तो वो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि अचीवमेंट है। वो हमने ये अचीवमेंट को प्राप्त किया। इसके साथ साथ जो हमारा पहला भवन था जिसको ओल्ड बिल्डिंग हम बोलते हैं, उसको पूरी मैंने रेनोवेट की। 4 की 4 मंजिल रेनोवेट करके लगभग उनका पुनर्निर्माण किया। और जो नई बिल्डिंग है, जो मुख्य बिल्डिंग है, उसका भी प्लानिंग करी और उसका निर्माण कार्य हमने ग्राउंड फ्लोर से प्रारंभ कर दिया। वहाँ के रिसेप्शन, वहाँ की इमरजेंसी में नए ICU का निर्माण, ऐसी इत्यादि चीजें उन्होंने देखी। इसी प्रकार हमने द्वारका का हॉस्पिटल शुरू किया। 70 बिस्तर का दिल्ली सरकार से हमने लाइसेंस लिया और विधिवत उसका प्रारंभ किया। इसके साथ साथ बहादुरगढ़ के अंदर जो जमीन थी उसका रास्ता नहीं था, हमने पहले जमीन खरीदी, उसका रास्ता बहादुरगढ़ झज्जर रोड से मिलाया। उसके बाद उसके CLU कराया। CLU के अंदर अभिनाथ सिंगला जी ने मेरे साथ काफी भागदौड़ की और CLU कराकर हमने एक निर्माण कमेटी का गठन कराया, नक्शे पास करे और उस निर्माण कमेटी की देखरेख के अंदर बहुत तेजी से निर्माण कार्य चल रहे हैं। अभिनाथ सिंगला जी निर्माण कमेटी के अध्यक्ष हैं और इस समय जब पंचायत बनी तो मैंने उनसे निवेदन भी किया था कि बहादुरगढ़ के प्रोजेक्ट को हम कहीं डिस्टर्ब ना करें। उसके लिए वहां पे जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष की एक हमने पद रखा है उस कार्य को देखने के लिए, उस पर सिंगला जी आए। और इसी प्रकार मेरी टीम के पूरे लोगों ने मुझे सहयोग दिया था। परचेज डिपार्टमेंट में प्रेम गर्ग जी हैं, हर रोज उन्होंने 3 घंटे लगातार हमें वहां पर बैठ के दिए। इस प्रकार जितने भी हमारे चुने हुए पदाधिकारी थे और कार्यकारिणी के सदस्य थे, सबका सहयोग के बिना यह संभव था और वो सहयोग हमें मिला। और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले इस 3 साल के टर्म के अंदर हम नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। बहादुरगढ़ के प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से पूरा करेंगे। यहाँ की जो मुख्य भवन है इसके रेनोवेशन जो पेंडिंग है उसको पूरा करेंगे। हमारी ईस्ट फतेहाबाद के अंदर एक प्लॉट है, वहाँ पे हम डिस्पेंसरी का निर्माण कार्य भी प्रारंभ करेंगे। इत्यादि अनेकों कार्य हैं जो टीम पूरा गठन करके, जो नई टीम को 27 तारीख के बाद में जब इलेक्शन ऑफिसर हमारे विधिवत घोषणा करेंगे, उसके बाद नई टीम बैठकर अपने कार्य प्रणाली पर विचार करेंगे किस प्रकार हर ट्रस्टी का सम्मान करते हुए, हर रोगी का ध्यान रखते हुए हम इस ट्रस्ट की प्रगति कर सकते हैं, उस पर पूरा विचार करें। सुशील जी, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जो एजुकेशन आपने जो अभी झज्जर में आप बना रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, ये किस तरह से फायदा पहुंचाएगी जैसे हॉस्पिटल या ऐसी हॉस्पिटल जितने की? देखो, 2 मैं बता दूं आपको, अगर आज एम्स का पूरे हिंदुस्तान में प्रथम स्थान आता है तो उसका कारण ये है कि वहाँ पे एजुकेशनल एक्टिविटीज होती है और जो नए से नया मेडिकल के लाइन में आता है तो वो जो वहाँ के प्रोफेसर्स हैं वो खुद सीखते हैं और उन बच्चों को सिखाते हैं। हमने इस हॉस्पिटल में भी
जो क्वालिटी की बात करी है, तो सबसे पहले हमने एकेडमिक कार्रवाई यहाँ पे शुरू करी। हमने पैरामेडिकल कोर्सेज शुरू करे। पैरामेडिकल के 50 बच्चे अब हमारे यहाँ पे MCI से अप्रूव्ड कोर्सेज, जिनका पूरे भारतवर्ष में मान्यता मिलती है, वो यहाँ पर पढ़ते हैं। हमने क्रिटिकल केयर का सेकंड हाईएस्ट डिग्री, जो DM के बाद लोग यहाँ पर लेते हैं, वो हमने यहाँ पे शुरू करी इस हॉस्पिटल के अंदर। और मैंने ये कहा कि हम अगर अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे तो उससे ना केवल इस क्षेत्र को अपितु समूची दुनिया को लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर आज आप हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के जितने पड़ोसी मुल्क हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं तो डॉक्टरों की बड़ी भारी कमी है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की बड़ी भारी कमी है। और उस कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा मान के चलता हूं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, इनके अंदर मुझे नहीं पता कोई अल्टीमेट पावर है या नहीं है, कोई भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु वहां पे है या नहीं है, परंतु ये जरूर मालूम है कि जो इंसान का शरीर है, जो जीव का शरीर है, उसके अंदर परमात्मा का अंश रूपी आत्मा रहती है। और इस प्रकार इससे बड़ा मंदिर कोई हो नहीं सकता। और ये ट्रस्ट का जो उद्देश्य है, इन चलते फिरते मंदिरों की सेवा करना है, ताकि ये जो इनके अंदर असल में परमात्मा रहती है, असल में वाहिगुरु रहती है, असल में अल्लाह रहते हैं, असल में यीशु मसीह रहते हैं, असल में भगवान श्री राम रहते हैं, उनकी सेवा करना इस ट्रस्ट का उद्देश्य है। और उस चलते फिरते मंदिरों की सेवा हम जितनी कर सकते हैं और उसकी सेवा करने वाले जितने नए लोग, नए डॉक्टर बना सकते हैं, वो हमारा प्रयत्न है। लोग होते हैं जो कुछ भी पे करने में असमर्थ रहते हैं, तो उनके उसमें आपने कितना इसमें फंड रेज किया इस बार? देखिए, लगभग 65 करोड़ रुपए की हमने चैरिटी की है उनके लिए। हम 40% OPD के अंदर फ्री करते हैं। EWS की कैटेगरी के तहत भारत सरकार और दिल्ली सरकार 10% की बात करती है, हम वहां पे 40% फ्री करते हैं। और इंडोर पेशेंट पे हम लगभग 18% फ्री करते हैं। तो इस प्रकार जो हमारी एवरेज फ्री का है, वो लगभग 25% हम फ्री इलाज करते हैं। ट्रस्टियों को तो आप उसमें एक सहायता देते ही हैं, कूपन देते हैं जिसमें आप ये समझ लें कि वो जो गरीब रोगी है, वो ट्रस्टी के माध्यम से आए, वो आम जनता के माध्यम से आए, वो दिल्ली सरकार के माध्यम से आए, किसी भी माध्यम से आए, हम जो गरीब रोगी है, उस रोगी की सेवा करना अपना धर्म समझते हैं और उसकी सेवा वहां पे हम करते हैं। ट्रस्टियों को भी हमने 2-2 कार्ड दे रखे कि आप गरीब रोगियों की पहचान करके महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में भेजें, ताकि हम उसकी EWS कैटेगरी के अंदर सेवा कर सकें। दिल्ली सरकार के लिए भी हम अपने कंप्यूटर पे हमेशा अपडेट करके रखते हैं कि हमारे यहाँ पे OPD के अंदर, IPD के अंदर इतनी वैकेंसी है, आज हम इतने मरीज और भर्ती कर सकते हैं, मेरे पास ये बेड खाली है। दिल्ली सरकार अपना कोई भी मरीज अगर उसमें भेजना चाहे तो भेजे, हम उसका स्वागत करते हैं और उसको बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट देते हैं। जो द्वारका में हॉस्पिटल है, आज उसकी क्या स्थिति है और किस पोजीशन पर है? द्वारका का हॉस्पिटल अभी चंद 2-3 महीने पहले हमने शुरू किया है। 70 बेड का हॉस्पिटल है, सभी अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज वहां पे हमने प्रोवाइड की है। और मैं समझता हूँ कि फुल ऑक्यूपेंसी के साथ बहुत बेहतर तरीके से वो क्षेत्र की जनता की सेवा करेगा। सुशील जी, हमें जैसे एक ज्ञान हुआ है कि आप इस ट्रस्ट के अलावा दूसरी भी ट्रस्ट जो एक पीतमपुरा में भी हॉस्पिटल बना रही है, उसमें भी आप बढ़ चढ़ के उसमें आप सहयोग कर रहे हैं, तो उस विषय में आपका क्या कहना है? देखो, मेरा मुख्य जो जीवन के अंदर मैंने उद्देश्य रखा है, मैंने बताया था कि हम चलते फिरते मंदिरों की सेवा कर सकें। वो उनकी उस शिक्षा देने के माध्यम से हो, वो चिकित्सा के माध्यम से हो। मैं समझता हूं कि इस दुनिया से अगर आतंकवाद को मिटाना है, इस दुनिया से अगर गरीबी को मिटाना है, इस दुनिया से भूखमरी को मिटाना है, तो इसके लिए सबसे पहली बात है शिक्षा। अगर समूचा विश्व शिक्षित होगा तो वो इन गलत कामों के अंदर नहीं लगेगा। क्योंकि जो भी गलत काम मनुष्य कहीं से शुरुआत करता है, उसकी शुरुआत उसके पेट की भूख होती है, उसकी शुरुआत उसकी बेरोजगारी होती है, जो वो इजी कमाई की तरफ अपना दिमाग लगाता है। अगर दुनिया शिक्षित होगी तो वो इजी कमाई की तरफ अपना दिमाग नहीं लगाएगा, मेहनत करके अपनी रोटी खाएगा। तो मेरा प्रथम लक्ष्य ये है कि मैं शिक्षा दूं। शिक्षा ट्रस्टों को पवन गंगा एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से मैं गंगा ग्रुप को चलाता हूं, जिसके अंदर लगभग 20,000 छात्र नर्सरी से लेके PG तक, KG से लेके PG तक की शिक्षाएं वहां पे ग्रहण करते हैं। चाहे वो मेरे लगभग 10-12 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के माध्यम से, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैनेजमेंट कॉलेज है,
आर्किटेक्चर कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, सभी गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग, गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, गंगा टेक्निकल कैंपस, गंगा इंटरनेशनल स्कूल्स। इसी प्रकार एसडी पब्लिक स्कूल प्रीतमपुरा, एसडी पब्लिक स्कूल पंजाबी बाग, इन सभी संस्थाओं के माध्यम से हम नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस के आधार पर वहां पे बच्चों को शिक्षा देते हैं, ताकि उनको शिक्षा के माध्यम से वो शिक्षित हो, इस देश की सेवा करें। ऐसे ही जो चिकित्सा के क्षेत्र की बात है, हालांकि आपने रोहिणी के हॉस्पिटल की बात करी, वो एक अलग ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट के अंदर मैं भी पैटर्न ट्रस्टी हूँ, मेरे परिवार के बाकी सदस्य भी पैटर्न ट्रस्टी हैं, वो भी अच्छी गति से निर्माण कार्य चल रहा है। मैं उस ट्रस्ट को भी साधुवाद देता हूँ कि वो भी बहुत जल्दी कोशिश करेंगे। उन्होंने वायदा किया कि 1 साल के अंदर उस हॉस्पिटल को चालू करके जनता की सेवा को समर्पित करेंगे। वहाँ पे जो हमारा सहयोग हो सकता है, वो जो भी सहयोग मांगे, हम 24 घंटे तैयार हैं। इसके अलावा कोई नया कुछ इस क्षेत्र में और करने की जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? देखिए, क्षेत्र के अंदर तो पंजाबी बाग के अंदर मैं रहता हूँ, पंजाबी बाग क्लब का मैं अध्यक्ष हूँ, पंजाबी बाग सोसाइटी का चेयरमैन हूँ। पंजाबी बाग के अंदर 2 मेट्रो लाइन गुजर रही है, और इसके जो ईस्ट पंजाबी बाग का सेशन पुराना था, वेस्ट पंजाबी बाग का सेशन अभी खुल गया, उसको शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट करेंगे। पंजाबी बाग क्लब जो 18 एकड़ उसके अंदर लैंड है, मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ कि वहां पे हम 50,000 स्क्वायर फीट का एरिया और कंस्ट्रक्शन करें। नगर निगम मुझे नक्शे मैंने उसमें डाल रखे हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मैंने इस हॉस्पिटल का भी डाला हुआ है, क्लब का भी डाला हुआ है। जैसे ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, इस हॉस्पिटल के अंदर भी, क्योंकि एफआईआर बढ़ चुका है, हम नए निर्माण का प्रयत्न करेंगे और क्लब के अंदर भी नए निर्माण का प्रयत्न करेंगे। भगवान दास नगर के अंदर एक हमारा ईस्ट पंजाबी बाग में भगवान दास से जुड़ता हुआ हमारा एक हॉस्पिटल का प्लॉट है, वहां पे हमने एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी बनानी है, उसके नक्शे भी पास कराने के लिए हमने नगर निगम को दिए हुए। डिपेंड करता है कि नगर निगम कितना कोऑपरेट करती है। निगम के जो कार्यशैली है उसको और तीव्र करने की जरूरत है। आपके चैनल के माध्यम से भी जो निगम के अंदर आज लोग बैठे हुए हैं, भाई रविंद्र गुप्ता जी मेयर हैं यहाँ के, उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि वो भी हमारे नक्शों को जल्दी से पास कराएं, ताकि हम यहाँ पे इस डिस्पेंसरी का निर्माण कर सके। इत्यादि अनेकों कार्य हैं जो क्षेत्र के अंदर होने, उसको हम समयबद्ध सीमा में कोशिश करेंगे वो पूरे। ठीक है, धन्यवाद सुशील जी, आप चैनल से बात करने के लिए। चाहेंगे आप ऐसे ही सेवा के कार्य आगे दिल्ली में करते रहे और दिल्ली सरकार की भी आप पूरी इसमें मदद कर रहे हैं। जरूर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, हमें आज एक नहीं अनेक सुशील गुप्ताओं की जरूरत है। जी हाँ, अनेक सुशील गुप्ता, क्योंकि आज जो हालत है देश की, उसके अंदर शिक्षा यदि अच्छी हो, उसके अंदर चिकित्सा के ऊपर अगर पूरा ध्यान दिया जाए, तो इस देश के निर्माण के अंदर बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों का प्रोत्साहन आप करते रहें। इस वीडियो का आप जितना ज्यादा सर्कुलेशन करें, उतना हमारे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि समाज निर्माण का यह मैसेज आज हर एक देशवासी के पास जरूर पहुंचना चाहिए। धन्यवाद।